conversion of galvanometer to एमीटर। आपको गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है कि एमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो, तो सबसे पहले 2 मिनट लगेंगे, बस एक बार रिवाइज कर लो। गैल्वेनोमीटर का काम भी करंट मेजर करना होता है, एमीटर का काम भी करंट मेजर करना होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो का करंट मेजर करता है वो करंट बहुत कम होता है। मतलब आपका गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लो मुझे ज्यादा करंट मेजर करवाना है तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है एमीटर में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब ध्यान से देखना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देखना। तो सपोज करो कि मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, सपोज करो कि मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, और मान लो कि गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो है आईजी। आईजी का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी का मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो आईजी से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, आईजी। लेकिन मान लो कि मुझे इसी गैल्वेनोमीटर मुझे आई करंट मेजर करवाना है। कितना, मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है। मतलब ये कितना करंट मेजर कर सकता है, मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है। तो अभी आपका गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है, आईजी। लेकिन मान लो कि मुझे इससे आई करंट मेजर करवाना है। आई है इसकी रिक्वायर्ड रेंज। आई क्या है, इसकी रिक्वायर्ड रेंज। तो देखो अपन क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और उस छोटे रेजिस्टेंस का नाम होगा शंट रेजिस्टेंस। उस छोटे रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करो शंट। तो इससे होगा क्या, देखो। अब अगर मान लो मैं ऐसे आई करंट भेजूंगा तो मैं इस आर की वैल्यू ऐसी चूज करूंगा कि आईजी यहां से पास कर जाए और आई माइनस आईजी ऊपर से पास कर जाए। देवांश देख, अब तेरा डाउट क्या है मेरे को समझ में आ गया कि सर आपने रेंज कैसे बढ़ा दी। तो देख देवांश, देख अगर मान ले गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो इसका मतलब यह है कि रियलिटी में कितना करंट आ रहा है, आई। मतलब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे कि अगर मान ले करंट गैल्वेनोमीटर में आईजी है, मतलब रियलिटी में कितना करंट है, आई। इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, आपका जो ऊपर शंट है और आपका जो गैल्वेनोमीटर है, ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं। ध्यान से देखो, आपका जो गैल्वेनोमीटर है और ऊपर जो शंट रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। आपका गैल्वेनोमीटर और आपका शंट रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में क्या बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आईजी इंटू जी। और शंट के अक्रॉस कितना है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो यहां से आपको शंट की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो लिखो अपनी कॉपी में, एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर by connecting a small resistance by connecting a small resistance shunt in parallel in सर लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो देवांश। सर तो फिर जो मेन रूल है वो तो फिर आरएस का होगा ना। हाँ मेन रोल यहाँ पे आरएस। गैल्वेनोमीटर की वैल्यू तो फिक्स है ना। हाँ मेन रोल यहाँ पे आरएस का है। तो अपन जितने भी आरएस चेंज करेंगे उस हिसाब से फिर एम मीटर अपना बनेगा। हाँ मतलब अगर तू मतलब उतना शंट की करंट वैल्यू मेजर चेंज करेगा। करता जाएगा तो तेरी रेंज चेंज कर दी जाएगी। ओके सर, गॉट इट। लिख लो ये फॉर्मूला। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में। तो पहले आपका गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर पा रहा था, आईजी।
लेकिन अब कितना मेजर कर पाएगा? आई। तो आई का मतलब है रिक्वायर्ड रेंज, आपको कितना मेजर करवाना है। आई जी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, अभी कितना मेजर कर रहा है, लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये स्मॉल रेजिस्टेंस से क्यों? क्योंकि देख, जितना तेरा रेजिस्टेंस कम होगा उतना तेरा करंट ऊपर से जाएगा। हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से मिनिमम करंट जाए। सर अगर अपन ने आरएस की वैल्यू बढ़ा भी दी तो भी मतलब करंट तो गैल्वेनोमीटर से पास हो ही नहीं सकता, तो वो ऊपर ही डिफ्लेक्ट होगा ना। क्यों क्यों नहीं पास होगा? अगर मान ले कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ रजिस्टर है तो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा थोड़ी कि सारा एक जगह से ही पास करेगा। अच्छा वो शो आईजी करेगा पर पास ज्यादा हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। देखो, अब ये वाला फॉर्मूला याद रखना अलग बात है, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं देखो। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ इसका। तो क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में, सब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। गैल्वेनोमीटर शोज, क्योंकि देखो तुम लोगों ने तुम्हारा नया सिलेबस देखा है, तुम्हारा जो नया सिलेबस है उसमें तुम ध्यान से देखना, ये दोनों टॉपिक बहुत अलग से दे रखे हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो तुम लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। कृष्णा बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, आप 2 मिनट रुकना है ना। तो देखो, गैल्वेनोमीटर ऑफ फुल स्केल, galvanometer of full scale deflection current 2 microampere has resistance of has resistance of 20 ohm. How will you convert how will you convert it into an emitter? How will you convert it into an emitter of range 2 एम्पियर? तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, तुम सब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो मतलब आईजी कितना दे रखा है? 2 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है आपका गैल्वेनोमीटर अभी कितना करंट मेजर कर सकता है? खाली इतना, कितना? 2 माइक्रो एम्पियर। मतलब अभी आपका गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है? 2 माइक्रो एम्पियर। हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। आपके गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 2 एम्पियर? तो आप इसको एक एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे जिसकी रेंज 2 एम्पियर है? मतलब मुझे कितना करंट मेजर करवाना है? 2 एम्पियर मेजर करवाना है। तो देखो, ये वाला डायग्राम तुम सबको याद रखना है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, आपका गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना मेजर करंट मेजर कर सकता है? आईजी। पर मुझे तो आई मेजर करवाना है, तो अपन तो आई भेजेंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो होगा क्या? आई माइनस आई जी ऊपर से जाएगा, आई जी इधर से जाएगा। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई आर। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आई जी इंटू जी। ये करंट आई है, रेजिस्टेंस जी है, आई इंटू आर, तो आई जी इंटू जी। ऊपर कितना हो जाएगा? आई माइनस आई जी इंटू आर एस। देखो यहां से आपको शंट की वैल्यू मिलेगी। तो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल कितना है? 2 माइक्रो एम्पियर। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस कितनी? 20 ओम। तो इंटू आ जाएगा 20। आई कितना है? मैंने 2 दे रखा है, और 2 माइनस 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान से देखो, आई के कंपैरिजन में आई जी इतना छोटा है, 2 माइनस 2 इंटू 10⁻⁶, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चाहे तो तुम इसको इग्नोर कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तुम 0 ले लो। तो 2 से आपका ये गया, तो आपका शंट रेजिस्टेंस कितना आया? देखो 20 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम आपका। साहिल अगर देखो कंसेप्ट याद हो जाता है तो देखो याद नहीं करना है। कंसेप्ट ये है, सब लोग, किंजल, कृष्णा, स्वरा, यश, ध्यान से सुनो। एक गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपको एक छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, और यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एमीटर में। और इस छोटे रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट। शंट मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वो शंट रेजिस्टेंस होता है। तो पहले आपका गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर पाया था? आई जी। पर अब कितना मेजर करेगा? आई। लिख लो। और किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछो यार। हर्षिल कोई डाउट है बेटा तो पूछो।
रिदम, कोई डाउट है? स्वरा, कोई डाउट है? मेघना, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आई होप सो कि तुम में से किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ू मैं। सर ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग दे देता है? नहीं यार एक्यूरेट रीडिंग तो मेघना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देता, लेकिन जो तेरा गैल्वेनोमीटर है ना, वो बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। याद रखना, गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी एमीटर से भी ज्यादा होती है। ओके सर। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। अब अगला टॉपिक सब ध्यान से सुनना। लिखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अच्छा तुम सब मुझे बताओ, वोल्टमीटर क्या काम आता है? सबने 10वीं क्लास पढ़ी है, क्या काम आता है वोल्टमीटर? टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पता है। एमीटर काम आता है टू मेजर करंट, वोल्टमीटर टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जी, और आप मुझे बताओ इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकता है, आई जी। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो अब से याद रखना, आई जी का मतलब है कि आपके गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम इतना करंट पास कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा भी तुम पास करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इतना ही करंट मेजर कर सकता है ना। जैसे मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारी बीपी बताता है, अगर मान लो वो इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम 300 बता सकता है, और मान लो तुम्हारी 350 है तो भी वो 300 ही बताएगा, तुम्हारी 500 है तो भी वो 300 ही बताएगा। तो गैल्वेनोमीटर के साथ भी ऐसा ही है, तुम चाहे जितना करंट पास करो ना, लेकिन ये मैक्सिमम कितना शो कर सकता है, आई जी। तो आप मुझे बताओ अभी गैल्वेनोमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, आई जी इंटू जी। कर सकता है इतना, क्योंकि अभी अगर गैल्वेनोमीटर है उससे करंट पास करेंगे आई जी, तो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आई जी इंटू जी। लेकिन मान लो कि मुझे इससे वी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कराना है, वी रिक्वायर्ड रेंज। मान लो पहले ये मेजर कर सकता था खाली 2 माइक्रोवोल्ट, पर मान लो मुझे 10 वोल्ट मेजर कराना है, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे अपन एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के, इसलिए मैंने यहां पे बड़ा आर लिखा ताकि तुम्हें याद रहे। यहां पे कैपिटल आर है, मतलब हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और वहां पे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अभी भी अपन मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकते हैं, आई जी। लेकिन अब ध्यान से देखना, अब आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। देखो, आर से आई जी पास कर रहा है तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई जी इंटू आर, और जी से आई जी पास कर रहा है तो कितना ड्रॉप होगा, आई जी इंटू जी। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी। लिख लो, लिख लो, लाइन लिखना। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, high resistance is connected in series with galvanometer, in series with galvanometer। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। सर यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? देख, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा उतना ज्यादा तेरा पोटेंशियल डिफरेंस अपन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि देख V प्रोपोर्शनल टू R है। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले सब, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार अपना दिमाग साफ करो, वापस सुनो। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस जी है, उससे कितना करंट पास कर सकता है, आई जी। तो आप मुझे बताओ इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, आई जी इंटू जी, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई जी हो सकती है। लेकिन यार मुझे तो वी चाहिए रेंज, यार मेरे को तो चाहिए कि यार 20 वोल्ट मेजर करे। तो अपन क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस किस में लगाएंगे, सीरीज में। तो अब इस आर से आईजी पास कर रहा है, जी से भी आईजी पास कर रहा है, तो अब ये पूरा जो डिवाइस है ना, ये इस पूरे को बोलते हैं अपन वोल्टमीटर। तो अब आप मुझे बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी। तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी,
तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, हाई रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर. सर गैल्वेनोमीटर को अपन वोल्ट मीटर और एमीटर को सेम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, बस एक्चुअली एक ही सर्किट होती है पूरी, तुझे बस तेरे कनेक्शन चेंज करने होते हैं. वो दिक्कत ये हो रही है तुम लैब में नहीं जा रहे हो. तुम अगर लैब में जा रहे होते ना तो वहां पे तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है. एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों कन्वर्जन. इसलिए ये फॉर्मूले तुम्हें वैसे भी याद रखने हैं. ओके सर. ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, करोगे? तो क्वेश्चन क्या है सर ध्यान. बस लास्ट कॉपी कर रहा हूँ. हाँ जल्दी लिख लो यार, लिख लो आराम से लिख लो कोई. और इसमें एक चीज याद रखना, अपनी थ्योरी के लिए एक टॉपिक है फिगर ऑफ मेरिट. कई रेफरेंस बुक में उन्होंने फिगर ऑफ मेरिट भी पढ़ा रखा है, तुम्हें नहीं पढ़ना है फिगर ऑफ मेरिट. थ्योरी के लिए मत पढ़ना फिगर ऑफ मेरिट, उससे क्वेश्चन कभी नहीं आता, याद रखना तुम. मिशन कंप्लीटेड. लिख लिया? तो एक क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है यार. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है लिखो अपनी कॉपी में. गैल्वेनोमीटर ऑफ 10 ohm has Ig is equal to 2 into 10 raised to power minus 6 ampere. Find Vg. Vg मतलब अभी आपका गैल्वेनोमीटर कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है, कॉमा, एंड ऑल्सो फाइंड अ वे टू कन्वर्ट इट into a voltmeter of range 10 वोल्ट. तो अभी आप पता करो कि ये कितना मेजर कर सकता है. तो 10 ओम का गैल्वेनोमीटर है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है. वीजी का मतलब है आप पता करो कि अभी ये कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है, और फिर आप एक तरीका निकालो कि हम इससे 10 वोल्ट कैसे मेजर करवाएं. करो, ट्राई करो. कितना आएगा वीजी, कितना आएगा? आई जी इंटू जी. तो आई जी कितना है, जी कितना है 10, तो ये कितना आ गया 20 माइक्रो वोल्ट. क्योंकि 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 माइक्रो होता है तो ये आ गया. तो भैया अभी अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ इतना मेजर कर सकता है, पर आपको कितना मेजर कराना है, 10 वोल्ट. तो मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला पढ़ाया, V इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर. तो आर का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने तुम्हें, V माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी, या फिर V अपॉन आई जी माइनस जी. तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, इससे जल्दी आंसर आता है. R इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग याद रखना. तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर. कितना चाहिए, 10 कराना है. आई जी कितना है, 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, और ये माइनस 10. सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 5 10, तो यह आ जाएगा देखो 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6. उस 10 का कोई मतलब ही नहीं है यार. 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 में से क्या तो 10 घटाओगे. तो ध्यान से देखो देवांश, देख कितना हाई रेजिस्टेंस आया. तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, देख देख निकल के भी आ गया कि यहाँ पे कितना हाई चाहिए था, उसमें कितना लो चाहिए था. लिख लो. तो आपको कितने का रेजिस्टेंस चाहिए, 50 लाख ओम का रेजिस्टेंस. लिख लो. तो इस तरीके से अपना गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में. किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो. सर हम भी ऐसे वैल्यूज इग्नोर कर सकते हैं बोर्ड्स में. यार अब 50 लाख में से 10 घटाना है, क्या ही फर्क पड़ेगा, इग्नोर नहीं करेगा तो भी. तो घटा के देख ले क्या फर्क पड़ जाएगा. लिख लिया, आगे बढ़ू मैं.
कोई डाउट है? ओके, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ूं मैं कि कोई पूछना है और? ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चन तुम अपनी बुक में भी मिलेंगे, पास्ट ईयर पेपर में भी मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हर प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना और हर प्रॉपर्टी को मेरे साथ साथ कॉपी में लिखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है, लिखो अपनी कॉपी में, इनसाइड अ मैग्नेट और कॉइल कॉमा, एमएफएल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मैं बार बार पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा। एमएफएल travels from south to north and outside a magnet or coil, magnetic field lines travels from north to south। तो एक मैग्नेट के अंदर, सपोज करो कि ये आपका कोई मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो एक मैग्नेट के अंदर इनसाइड अ मैग्नेट और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। तो बेसिकली इस तरीके से होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ध्यान से देखो, मैग्नेट के अंदर कहां से कहां है, देखो साउथ से नॉर्थ है, और मैग्नेट के बाहर कहां से कहां है, देखो नॉर्थ से साउथ है। लिख लो। तो अगर तुम्हें कोई भी कॉइल दिख जाए तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ। कॉइल के बाहर कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ। तो इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड अ मैग्नेट दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और इसका मतलब है कि इंफिनिटी से आ रही है और इंफिनिटी तक जा रही है, मतलब ये घूम रही होगी गोल गोल। तो ये जो आ रही है ना, ये कहीं से घूमते हुए आ रही है, बहुत दूर से। यहाँ पे तुम ऐसे इंफिनिटी में बनाओ, ऐसे ही बना दो, ऐसे ऐसे बना दो। इंफिनिटी का मतलब लगेगा सीधी जा रही, ऐसे बना दो, ऐसे इसको ऐसे बना दो ऐसे, वरना ये लगेगा कि चालू यहाँ से हो रही है, चालू यहाँ पे नहीं हो रही है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो, एक सेकंड रुकना है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो स्टार्टिंग एंड नो एंड पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, क्लोज्ड लूप्स बनाती है। लिखना, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्या बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज्ड लूप्स बनाती है, ऐसे। जरूरी नहीं है गोले हो, कोई भी शेप हो सकता है। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो स्टार्टिंग, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं चालू होती है, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं खत्म होती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है यहां से चालू होकर यहां पे खत्म हो गई, नहीं, ना तो वो चालू होती है ना वो खत्म होती है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। लिख लो।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, two magnetic field lines can never intersect each other. Two magnetic field lines can never intersect each other. तो अगर मान लो कोई तुम्हें दे दे कि ऐसी ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट पॉसिबल. तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. लिख लो अपनी कॉपी में. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाद नॉर्थ से साउथ क्लोज्ड लूप्स बनाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है. ये गलत है, नॉट पॉसिबल. ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में. फोर्थ पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स. इसका मतलब क्या है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती कि तुम बोलोगे सर देखो लूप तो बन रहा है पर ऐसा तिकोना नहीं हो सकता. क्या होती है? स्मूथ होती है ऐसी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स. ऐसी नहीं हो सकती तिकोनी, ये गलत है. स्मूथ कर्व्स होती है. लिख लो. मतलब कोई तुम्हें दे दे कि क्या ऐसी हो सकती है, तो क्लोज्ड लूप है, नहीं हो सकती. दे आर स्मूथ कर्व्स. तो लूप बनाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, स्मूथ होती है. मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाद नॉर्थ से साउथ. नेक्स्ट लिखो. क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, कॉमा, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्गर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है. जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो इस तरीके से. तो बताओ यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी. तो यार इतना बी पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी ए से, क्योंकि ए पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है. बी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है. तो क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लिख लो अपनी कॉपी में. और फिर लास्ट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं. लिख लिया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में. प्रॉपर्टी नंबर 6, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो अपनी कॉपी में. गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म. गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म. तो ये थ्योरम बोलती क्या है, पहले वो लिखो. According to Gauss theorem for magnetism, comma, net magnetic flux through any closed surface will always be zero. Will always be zero. ZERO, zero. तो गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म ये बोलती है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस
विल ऑलवेज बी जीरो। मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। पर गॉस थ्योरम यह बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? देखो ऐसा, देखो अगर मान लो आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और मान लो इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी? तो आप मुझे देख के बताओ कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है। देखो यहां से अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है। तो ये फ्लक्स -3, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से बाहर निकल रही है, तो +3। तो नेट कितना हो गया? 0 हो गया। देखो, तो कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, कोई भी दुनिया में, उससे फ्लक्स हमेशा क्या होता है? 0 होता है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी 0। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फ्लक्स 0 ना हो। और इसका रीजन क्या है? लिखो अपनी कॉपी में रीजन लिखो। इसका रीजन यह है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे आपके इलेक्ट्रिक मोनोपोल होते हैं, अकेला पॉजिटिव चार्ज भी होता है, अकेला नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन अकेला नॉर्थ पोल नहीं होता है, अकेला साउथ पोल नहीं होता है। अगर कहीं पे भी नॉर्थ पोल है तो उसके आसपास साउथ पोल पक्का होगा। तो साउथ के कारण हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, नॉर्थ के कारण हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी। और जितनी अंदर आएगी उतनी बाहर जाएगी, तो आपका नेट हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। आया समझ में? तो कोई तुम्हें पूछेगी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, तो आपको बोलना है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर अपन एमसीक्यू देने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म ये बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 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 क्या होता है? 0 ही होता है। कभी भी आपका नॉन जीरो नहीं हो सकता। एक बार लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ पूछो देवांश। सर अगर मैं क्लोज सरफेस बड़ी कर दूं तो जो नॉर्थ और साउथ का जो सबसे क्लोजेस्ट लूप होगा तो वो तो उसके अंदर आ जाएगा। तो तू बोल रहा है कि ऐसे? नहीं सर, जो क्लोज सरफेस वो बहुत बड़ी कर दो, मतलब पेज से भी बड़ी है अगर सपोज, तो जो सबसे क्लोज्ड लूप होगा साउथ से, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो तो अंदर आ जाएगी फिर। नहीं, तू देवांश खुद सोच, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कौन बुलाता है? मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कौन बुलाएगा? साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों जाती है? टू नॉर्थ पोल। जितनी अंदर आएगी हमेशा ही उतनी बाहर जाएगी। तू चाहे डायग्राम से बना के देख ले उसको, या फिर तू एक काम करो, डायग्राम को मुझे बना के भेज, मैं तेरे को प्रूव कर दूंगा कि हमेशा ही 0 होगा। तुम कैसे भी बना लो, हमेशा 0 ही होगा। नॉर्थ और साउथ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स बनेंगे। हाँ बनेंगे। तो सर जो सबसे क्लोजेस्ट लूप होगा, और अगर मैं उससे बड़ी सरफेस बना लूँ तो वो तो लूप अंदर आ जाएगा ना सरफेस के। कैसे? जैसे कैसे बनाएगा तू? तू बना के मुझे भेज, क्योंकि अगर तू उसको डिसअप्रूव कर देगा तेरा नाम बुक में आ जाएगा, गॉस का नाम हट जाएगा, वो बन जाएगा देवांश थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। बना के मुझे भेज, मैं देखता हूँ उसमें क्या त्रुटि है। यस सर। कैसे भी बनाओ यार, तुम कैसे भी बना लो। जैसे कई लोग मुझे बोलते कि सर अपन एक काम करते हैं ना, अपन नॉर्थ पोल को बाहर रख देते हैं। ठीक है सर, आप बताओ। अब तो आपकी गलत हो गई। नहीं गलत हुई, पता है क्यों? देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। साउथ के कारण 3 अंदर आ रही है, ये देखो 3 बाहर निकल रही है, 0 हो गई। कैसे भी रखो हमेशा 0 ही होने वाली है वो। सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी अगर जो हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर आ जाए तो कैसे 0 होगी? यस सर, मेरा पॉइंट वही है। पूरी मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, पूरा पूरी लूप मतलब। जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, एक जो लूप बन रहा है कोई भी एक फील्ड लाइन, वो अगर पूरा अंदर आ जाए सरफेस के। तो पूरा अंदर आ जाए यस मतलब सर। वो बाहर ना बाहर निकल रहा है ना अंदर जा रहा है।
यही बोल रहे यस हो ना सर, तो कि यस सर, जैसे सर नहीं ये बाहर लूप है, जाएगा नहीं अंदर आएगा। ये लूप है, तो ना बाहर जा रहा है ना, तो ये फ्लक्स कहाँ हुआ, फिर तो फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स कब होता है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू लूप, लूप को क्रॉस करती है तब। अब ये तो सर अंदर ही है, अगर इसका क्या, जस्ट टच कर रही हो तो, कहाँ पे टच कर रही हो। मतलब ये जो अभी आपने डायग्राम बनाई, जस्ट अगर वो सरफेस के एकदम कॉर्नर में होते, तो फिर दोनों हो गया ना, यहाँ पे देख, जहां पे टच करेगा वहां पे माइनस, जहां बाहर निकलेगा वहां प्लस। बट वो तो एक ही पॉइंट होगा ना जब टच होगा। हाँ तो टच हुआ, तो टच का मतलब क्या है, तुम मुझे वो अंदर आ रही कि बाहर जा रही है पता। टच हुआ, मुझे पता है इसका क्या मतलब है, वो अंदर जा रही कि बाहर आ रही है। ना वो अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। तो और देख, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे भी, बी डॉट ए होता है। तो अगर तू मैग्नेटिक फील्ड लाइन तेरी ऐसे है और यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाएगा, तो तेरा फ्लक्स वैसे भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये फॉर्मूले से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला था बी डॉट ए, तो उससे जीरो आ जाएगा। ये टच करके जा रही है, मतलब ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो भी फ्लक्स जीरो हो गया। यस सर, गॉट इट। है ना, ये फॉर्मूला आएगा। अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो पूरा इसी फॉर्मूले पे टिका हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। टेंशन मत लो, ये तो फ्लक्स चालू हुआ है आज, खत्म तो पता नहीं कब होगा। अच्छा अब तुम लोग ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है, सोचो। मैं पूछूंगा यस या नो वापस कि ऐसी क्यों नहीं हो सकती, क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है, क्या आंसर दोगे तुम। मान लो ये ऐसा जुड़ा हुआ है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे तुम एक काम करो, एक क्लोज लूप बनाओ। तो यहां से भी एंटर कर रही है -3, यहां से भी एंटर कर रही है -3, तो फ्लक्स कितना हो गया -6, पर ये तो जीरो नहीं है, तो इट इज नॉट फॉलोइंग गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, तो इसलिए ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्वेश्चन है एग्जाम में, तुम गॉस थ्योरम जरूर लगाना, है ना, तुम्हें आंसर पक्का मिल जाएगा। गॉस थ्योरम जरूर लगाना तुम लोग। मैं तुम्हें भेजता हूं, सबके पास एनसीईआरटी है ना, तुम करो आज क्वेश्चन, है ना। और मैं तुम्हें देखो कल रात को भी बहुत सारे शीट्स भेजी है, करंट, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म की भेज दूंगा, वो सब तुम्हें ट्राई करनी है, ठीक है।